खुली कब्र के बराबर में बनी कब्र पर लिखा हुआ नाम वाज़िया पढ़ा जा सकता था। सबा ने जिद पकड़ ली कि उसे उस लड़की ज़ैनब से मिलना है। हमीद साहिब उसे हॉस्पिटल ले गए। सबा ने ज़ैनब के भाई सुहेल को बताया कि वो ज़ैनब की फ़ैन है, जो कि सच ही था। सबा भी इस ग्रुप में थी जहाँ ज़ैनब का लिखा करती थी। ज़ैनब अब बेहतर हालत में थी, वो बस बेहोश हुई थी। एहतियातन उसका मैदा वाश कर दिया गया था ताकि जो भी मिट्टी वगैरह अंदर गई हो वो बाकी ना रहे। सबा ने उसकी हिम्मत को सराहा कि वो कितने एतमाद से बैठी हुई है, जबकि खुद सबा का तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। तन्हाई मिलते ही सबा ने अपना तारुफ करवाया, ग्रुप का हवाला दिया और अपने और बात के बारे में सब ज़ैनब को बता दिया। ज़ैनब चौंकी, लेकिन उसने ज़ाहिर न किया। जब सबा ने रक्शे वाले चाचा का जिक्र किया तो ज़ैनब इस बार अपने तासुरात छुपा नहीं सकी। वो तो शुक्र है वो चाचा अल्लाह के नेक बंदे थे, वो वहीं रुक गए होंगे और उन्होंने ही मुझे हस्पताल से पहुंचाया। ज़ैनब के जहन के पर्दे पे भी वही रक्शे वाला उभरा जो उसे कब्रिस्तान लेकर गया था, और उसे समझाया भी था कि वो कब्रिस्तान ना जाए। लेकिन उसने बस सबा का हाथ थाम कर इतना कहा, देखो सबा, एक वक्त आता है जब हमें अपनी गलतियों का इदराक हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अब कभी ऐसी गलती नहीं दोहराओगी। सबा को थोड़ा महसूस हुआ कि ये खुद भी तो इसी चक्कर में वहाँ गई थी और मुझे समझा रही है। खैर, गलत भी नहीं कह रही वो तो, जब हमें अपनी गलतियों का इदराक हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम कभी ऐसी गलती नहीं दोहराओगी। सबा को थोड़ा महसूस हुआ कि यह खुद भी तो इसी चक्कर में वहाँ गई थी और मुझे समझा रही है। खैर, गलत भी नहीं कह रही वो तो, जब भाई ने फ़ोन ऑन किया तो वो फॉर्मेट हुआ था। क्या पता मैं शायद उससे दोबारा कांटेक्ट कर लेती, कुछ भी हो सकता था। सबा को सोच में गुम देखकर ज़ैनब ने कहा, एक नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, अल्लाह उससे बदला लेगा। इस दिन उन राहगीरों ने अल्लाह ने ही भेजा था और वो शोर सुनकर भाग गया। उसकी सच्चाई जो भी है जल्द सबके सामने आएगी इंशाअल्लाह। ज़ैनब की समातों में वो झिंगरों की आवाज़, एक होले का खुद पे तेज़ी से मिट डालना, फिर कदमों का शोर, उसका भाग जाना, सब घूम गया। उसने झुरझुरी ली और ख़ुद को मजबूत किया। सुहेल भाई के साथ पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए। ज़ैनब ने सबा को इशारा किया कि तुम अब जाओ। वो नहीं चाहती थी कि सबा को इस केस में ना घसीटा जाए। इस असेबी कब्रिस्तान के तरफ से 3 और लड़कियों की मसखशुदा लाशें मिल चुकी थी, मगर उनके घर वाले किसी किस्म की कार्रवाई में शामिल होने को तैयार नहीं थे। ये चौथा वाक़या था जो ज़ैनब की शक्ल में सामने आया था, और इस बार इस इलाके का इंस्पेक्टर भी बदल चुका था। वो इस केस में ख़ास दिलचस्पी ले रहा था। राइटर ग्रुप में एक जवान शायर साहिर ने दबंग एंट्री मारी थी। तमाम शायरी के दिल दादा उसके दीवाने थे। बिस्मा ने भी ग्रुप कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया था। वो बहुत शौक, चंचल और हाजिर जवाब लड़की थी। हर पोस्ट पर मज़े मज़े के कमेंट्स देना, खासकर लड़कों की पोस्ट पर वो जवाबी कमेंट्स बहुत इंजॉय करती थी, और जिससे ज़्यादा बात होती उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती। जब लड़की खुद ही फ्रेंड बनने को तैयार हो तो और क्या चाहिए। ग्रुप में उसके फ्रेंड्स बढ़ते जा रहे थे और आराम से उसके व्हाट्सएप तक भी रसाई पा चुके थे। वो बहुत एतमाद से कमेंट्स में सबके सामने ही कह देती थी कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें प्लीज़। काफ़ी लोग पीठ पीछे उस पर बातें बनाते कि कैसी लड़की है, लेकिन उसकी शौक चंचल फितरत की वजह से मर्द हो या ख़वातीन, सभी उसके सर्कल में शामिल थे। वो शायर साहिर को भी बहुत कमेंट करती, मगर साहिर की आदत थी वो किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता। बस हर कमेंट पर अंगूठे का निशान लगाकर शुक्रिया अदा करता था। बिस्मा ने बारहा साहिर को कमेंट्स में कहा कि प्लीज़ सर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, मगर वो अनदेखा कर जाता। उसे ग्रुप में से ही एक लड़के हमज़ा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन बाद हमज़ा से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और बात व्हाट्सएप तक चली गई, मगर व्हाट्सएप पे उसका प्रोफाइल नाम आबाद देखकर उसने सवाल किया तो हमज़ा ने कहा, यही मेरा असल नाम है, बहुत ख़ास दोस्तों को पता है। वो अभी किसी से चैट कर रही थी कि बात की आती कॉल देखकर मुस्कुराई और रिसीव करके एक अदा से कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। आका कनीज़ से मिलना चाहता है। बिस्मा बहुत खुश हुई और जवाबन कहा, मेरे आका बुलाएं और मैं हाजिर ना हूँ, आप बस हुक्म करें। जवाबन आबाद ने उसे जो बता दिया वो कोई अजीब सी जगह थी। वो अगले दिन वक्त मुकर्रा पे घर से निकली। दूर रक्शे वाले को तो जगह बताई, पहले तो उसको समझ ना आई, फिर एक चाचा का रिक्शा खड़ा नजर आया। चाचा ने बतावत देखकर उसकी आंखों में देखते हुए समझाया, बिटिया ये तो पुराना कब्रिस्तान है, आप इस वक्त कब्र के मगरिब के वक्त कहाँ जा रही हैं। और हो चाचा, आपसे जितना कहा है उतना करे प्लीज़। वो कहकर रक्शे में बैठ गई और कब्रिस्तान रवाना हो गई। रक्शे वाले चाचा ने बिस्मा को कब्रिस्तान के मेन गेट पे उतारा और हल्की रफ्तार से रक्शा ले गए। बिस्मा बिल्कुल वैसी ही घबराई हुई लग रही थी जैसे सब लड़कियां होती हैं।
کچھ دیر بعد ویسے ہی عباد کی کال آئی اور اسی طرح بحث و مباحثہ کے بعد بسمہ جب قبر کے رستے عباد کی قبر تک پہنچی تو بالکل ویسے ہی اس کے تاثرات تھے جیسے اور لڑکیوں کے ہوتے ہیں، اور جب اس نے پلٹ کر جانا چاہا ویسے ہی ایک کھیولے کے 2 ہاتھ اس کی طرف دھکا دینے کے لیے بڑھے، مگر اچانک 4 ہاتھوں نے اسے کھیولے کو دبوچ لیا اور تیسرے شخص نے اس کے منہ پہ ٹارچ کرتے ہوئے کہا، چل بے گورگن کی اولاد، بہت قبریں کھود لی، اب تیری قبر تھانے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دونوں پولیس کانسٹیبل اس شخص کو دھکا دیتے ہوئے قبرستان سے باہر لائے۔ باہر پولیس کی 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں شخص کو ہتھکڑی پہنا کر بٹھایا گیا اور دوسرے میں بسمہ کو۔ زخموں سے چور جسم کے ساتھ وہ نیم بے ہوش تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی کہ اس پہ بالٹی بھر کر پانی پھینکا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، زرد بلب کی روشنی اسے تکلیف دینے لگی۔ وہ چلایا، بند کرو اسے، مجھے اندھیرے میں رہنے دو۔ انسپکٹر نبیل نے اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور دہاڑا، بہت رہ لیا تو اندھیرے میں، اب روشنی ڈال اپنے کرتوتوں پہ، تو نے اتنی لڑکیوں کی زندگی کیوں خراب کی؟ بول، نہیں تو دفناؤں تجھے بھی زندہ قبر میں۔ خراب کو میں کیا خراب کروں گا، آوارہ تھی، بد چلن، بلکہ ہر عورت زندہ دفنانے کے قابل ہوتی ہے، سب کی سب۔ وہ چلایا، نبیل نے ایک پنچ مارا، اس کے دہانے سے خون آنے لگا۔